जलेबी वाला। एक गांव में एक जलेबी की दुकान थी। दुकान का मालिक था सुरेश। सुरेश बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसके वहां जलेबी खाने आते थे। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ गई वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता रहा। कई बार तो उसकी जलेबियां खत्म हो जाती, लेकिन ग्राहक आते ही रहते। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुझे अकेले संभालने में दिक्कत हो रही है। एक दो कारीगर रख लेता हूँ, वो जलेबी बनाएंगे और मैं बस पैसे इकट्ठे करूँगा। अब सुरेश सिर्फ गल्ले पर ही बैठने लगा। उसने एक छोटा सा चुंबक अपने तराजू के नीचे भी चिपका दिया, जिससे कि कम जलेबियों से भी ज्यादा पैसे मिले। आधा किलो जलेबी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इतनी सी? ये तो कम लग रही है। कम नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो तोल रहा हूँ। पूरी हैं, ले जाओ। इस तरह सुरेश ज्यादा पैसे कमाकर खूब अमीर हो गया और मोटा लाला बन गया। उसने जलेबियों के साथ साथ समोसे और पकौड़े बेचने भी शुरू कर दिए। एक लड़की पिंकी उसकी दुकान के आगे से रोज निकलती और वहां रुककर जलेबी खुशबू लेती थी। वो गरीब थी, इसलिए कभी जलेबी नहीं खरीद पाती, पर वहां खड़े होना उसे अच्छा लगता था। जाओ यहाँ से, क्या करने आती हो यहाँ पर? कभी कुछ खरीदती तो हो नहीं, जाओ भागो। एक दिन पिंकी की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। बेटा, ये 10 रुपए हैं, ये ले और जाकर जलेबियाँ खा ले। पिंकी खुशी खुशी दुकान पर पहुंची, यह सोचकर कि आज तो वह जलेबी खाएगी। हाँ लड़की, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो। लाओ दो और जाओ यहाँ से। पर पहले जलेबी दो। ये तो जो रोज तुम यहाँ जलेबी की खुशबू लेती थी, ये उसके पैसे हैं। अगर जलेबी खानी है तो और पैसे लेकर आओ। ये सुनकर पिंकी उदास हो गई। पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने ये सारी बात सुन ली। तुम इतनी छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? इसे जलेबी क्यों नहीं देते? साहब, आपको पता नहीं, यह तो रोज जलेबी की खुशबू लेती थी यहाँ पर। ओह, तो ठीक है, मुझे भी तो जलेबी की खुशबू आ रही है। मुझे भी इसके पैसे देने होंगे। मैं भी पैसे देता हूँ। पुलिस वाले ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको हिलाते हुए सुरेश को उसकी हवा करते हुए बोला, मिल गए तुम्हें 10 रुपए। अरे साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं। जलेबी की खुशबू के बदले पैसों की हवा, हुआ ना हिसाब बराबर। सुरेश यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया। सीख। चिकन लेग पीस पार्टी। रामनगर नदी किनारे बना एक पहाड़ी क्षेत्र था। वो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे। रामनगर में राघव नाम का एक आदमी अपना होटल चलाया करता था। उसके हाथ के बना चिकन और खासकर चिकन लेग पीस बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। उसका काम सही चल रहा था। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए रामनगर के बाहर से एक हाईवे बनाया गया और रामनगर को उस हाईवे से जोड़ने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक फ्लाईओवर बनाया गया। जहां पर फ्लाईओवर बना वो जगह रामकुमार की दुकान के पास ही थी। फ्लाईओवर बनने के बाद से रामकुमार का काम काफी कम हो गया, क्योंकि सारी गाड़ियां फ्लाईओवर के ऊपर से जाया करती थी। ये देखकर रामकुमार बहुत ही चिंतित होने लगा। इस फ्लाईओवर के बनने से तो मेरा सारा काम ही बेकार हो गया, लेकिन क्या करें, तरक्की के लिए ये भी जरूरी है। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे तो सिर्फ चिकन बनाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। रामकुमार ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपना काम चालू रखा और उसने पूरे शहर में अपनी दुकान के पोस्टर छपवा दिए। धीरे धीरे उसके पास चिकन लेग पीस खाने ग्राहक आने लगे और उसका काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा। एक दिन राघव जब रामनगर शहर गया था तो उसने सुना कि रामनगर में फिल्म की शूटिंग होने वाली है। शाम के समय जब राघव अपने होटल में बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके होटल के सामने आकर रुकी हैं। राघव गाड़ियां रुकता देखकर मन ही मन खुश हो गया। चलो अच्छा है, आज कुछ ग्राहक तो आए। लेकिन जब उसने उन ग्राहकों को देखा तो वो हैरान रह गया। वो वही मशहूर फिल्म स्टार थे जो वहाँ शूटिंग के लिए आए हुए थे। उनमें से एक ने राघव से कहा, अरे भाई, तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है खाने को? बड़ी भूख लगी है। सर, हमारे यहाँ चिकन लेग पीस बहुत फेमस है।
अरे तो खिलाओ भाई, हमें चिकन लेग पीस ही खिला दो। जी सर, आप जितने कहें मैं उतने चिकन लेग पीस बनाऊंगा, और आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज चिकन लेग पीस पार्टी ही हो जाए। राघव ने पूरी यूनिट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिकन लेग पीस बनाए। वो चिकन लेग पीस खाकर हीरो हीरोइन और सभी लोग बहुत खुश हो गए। और फिल्म के डायरेक्टर ने राघव को अपने पास बुलाकर कहा, भाई देखो तुम्हारे बनाए हुए लेग पीस ना हमारी पूरी यूनिट को बहुत अच्छे लगे हैं, और हम चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ शूटिंग करेंगे हमारा सारा खाना आप ही बनाओगे। क्या बना सकते हो? राघव ने बहुत खुश होकर कहा, जी सर मैं बिल्कुल बनाऊंगा और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ भाई वो तो लगता ही है। और इस तरह राघव को पूरी फिल्म यूनिट का खाना बनाने का ठेका मिल गया और उसका काम चल निकला। अब सिर्फ रामनगर में ही नहीं, जहाँ भी यूनिट शूटिंग के लिए जाती राघव ही उनके लिए खाना बनाया करता था। और इस तरह स्वादिष्ट चिकन लेग पीस पार्टी ने राघव की किस्मत ही बदल दी। शंभूनाथ रतन नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो रोज जंगल से बांस काट कर लाता और शहर में बांस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। उसे और कोई काम नहीं आता था, उसका काम सही चल रहा था। वो अपने काम से बहुत खुश था और गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उस पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में वो बांस सप्लाई किया करता था, उस फैक्ट्री के मालिक की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया और बांस की जगह प्लास्टिक के फर्नीचर बनाने की यूनिट खोल ली, जिस कारण शंभूनाथ का काम बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बांस काट काट कर अपने खेत में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी पगला गए हो क्या? अब काहे बांस काट काट कर जमा कर रहे हो? कोई और काम धंधा ढूंढो, वरना हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंभूनाथ ने उससे कहा, अरे तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। देखना यही बांस हमारे लिए एक दिन जादुई बांस साबित होंगे और सभी बांस इकट्ठे ही बिकेंगे एक साथ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, जो चाहे मन में आए करो। और ऐसा कहकर उसकी बीवी अपने घर के कामों में लग जाती है और शंभूनाथ रोज की तरह बांस काट काट कर अपने खेत में जमा करने लगता है। उसके पास काफी सारे बांस जमा हो गए थे और अब वो वहाँ पड़े पड़े सूखने लगे थे, जिससे उनका रंग हरे से सुनहरा हो चला था। हर कोई आते जाते शंभूनाथ को टोका करता था, अरे भाई शंभुआ, एक बांस काहे जमा कर रहा है बे? अरे काका, ये बांस नहीं, ये सोना है सोना, इनका रंग तो देखो। अरे बचुआ, रंग होने से कोई लकड़ी सोना नहीं हो जाएगी, काहे बेवकूफ बन रहा है तू? काका देखना, यही एक दिन मुझे सोने जैसी कमाई करके देंगे। और शंभूनाथ की बात सही निकली। एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये बांस तुम्हारे हैं क्या? जी साहब मेरे हैं, कहिए क्या बात है? भाई देखो, मैं शहर की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत सारे बांस चाहिए, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शंभूनाथ बहुत ही खुश हो गया। अरे भाई क्या सोचने लगे? देखो, अगर बांस बेचने नहीं है तो किराए पे दे सकते हो तुम। शंभूनाथ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बांस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किराए पे देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा। अब शंभूनाथ ने अपनी बीवी से कहा, काहो, हमने कहा था ना तुमसे, ये बांस नहीं, ये सोना है सोना। और शंभूनाथ के द्वारा इकट्ठे किए हुए बांस उसके लिए जादुई सुनहरे बांस साबित हुए। बैम्बू मनी और जादुई कुल्हाड़ी। एक गांव में मल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता और शाम को जितनी भी लकड़ियां इकट्ठे करता उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर 4 बकरियां और एक कुल्हाड़ी थी। वो रोज अपनी बकरियों को अपने साथ जंगल में चरने के लिए ले जाया करता था और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और बकरियों के खाने के लिए हरी हरी पत्तियां भी काटा करता था। वो अपने काम से बहुत खुश था। एक दिन जब वो सुबह सुबह मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रहा था, तभी एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई मल्लू, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो अपनी बकरी और कुल्हाड़ी लेकर? अरे सेठ जी, अपना क्या है, अपनी तो बस 4 बकरियां और ये जादुई कुल्हाड़ी,
जब तक मेरे पास है तब तक बस खुशी ही खुशी है, समझो। अच्छा भाई, ठीक है, तुम्हारी तुम जानो। मल्लू उस आदमी को ये जवाब देकर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद वो अपनी बकरियों से कहता है, अरे चलो आज चरने नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत लकड़ियाँ भी हैं। और मल्लू अपनी बकरियों को लेकर नदी के उस पार चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी कुल्हाड़ी से कहते हुए लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है। चल भाई मेरी जादुई कुल्हाड़ी शुरू हो जा। लेकिन मल्लू जैसे ही लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, वो उसके हाथ से फिसलकर एक बांस के झुरमुट में जा फंसती है। और जब वो बांस के पास कुल्हाड़ी उठाने जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बांस का झुरमुट नीचे से उखाड़ा गया था। हैं, ये क्या? बांस का झुरमुट जमीन से उखाड़ा गया है और यहीं छोड़ दिया है? भैया, इस जंगल में मेरे अलावा और कौन लकड़हारा आ गया? चलो मेरा काम आसान हो गया, इसी को काटता हूँ। अभी वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। एक झाड़ी के पास छुपकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर 4 चोर आते हैं और वो बांस के झुरमुट के पास से हटाकर अपना सारा खजाना चेक करते हैं। उनमें से एक कहता है, सरदार सब सही है, सारा खजाना यही है। हाँ ठीक है, कल इसे निकाल कर बेच देंगे। ऐसा कहकर वो चारों चोर वहाँ से चले जाते हैं। मल्लू के मन में पहले तो बेईमानी आती है, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था, वो फटाफट शहर जाकर पुलिस को सूचित करता है और पुलिस वहाँ आकर घेरा डाल लेती है। अगले दिन जैसे ही चोर खजाना लेने आते हैं तो पुलिस चारों चोरों को खजाने समेत पकड़ लेती है और मल्लू को ढेर सारा इनाम मिलता है। इतना सारा पैसा देखकर मल्लू खुश हो जाता है और इस तरह बैम्बू मनी पकड़वाए जाने के कारण इनाम पाने की वजह से वो अपनी जादुई कुल्हाड़ी का धन्यवाद करता है। अरे वाह मेरी कुल्हाड़ी, तू तो वाकई ही जादुई निकली। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। सोने के चोर और ईमानदार किसान। एक गांव में किशना और बिशना नाम के 2 किसान रहते थे। कहने को तो वो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उन दोनों में काफी दुश्मनी थी और दुश्मनी का कारण था किशना का ईमानदार होना, क्योंकि किशना बड़ी ही ईमानदारी से अपनी जमीन पर खेती किया करता था, जिसके कारण उसकी बड़ी अच्छी पैदावार होती थी और वो उसे गांव के बाजार में बड़े अच्छे दामों में बेच दिया करता था। किशना के इसी काम की वजह से बिशना उससे बहुत जला करता था, क्योंकि बिशना गलत ढंग से अपनी फसलों को तैयार करता था। वो तैयार होने के बाद अपने फलों और सब्जियों को रंग से रंग दिया करता था, जिसके कारण उसकी चोरी कई बार पकड़ी जाती थी और बाजार में उसका सामान नहीं बिकता था। अरे साहब लीजिए ताजे ताजे टमाटर और बैंगन। सब्जी और तुमसे कभी नहीं, पिछली बार तुम्हारे सारे टमाटरों में से रंग निकला था। ये तो गनीमत है मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। वो देखो उधर किशना को, कितनी ईमानदारी से अच्छी सब्जी बेच रहा है। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो, ये तो एक नंबर का बेईमान है। चलो किशना से ही सब्जी लेते हैं। बिशना किशना से इतना जल चुका था कि वो उसे सबक सिखाने की ठान चुका था। एक दिन बिशना ने किशना से कहा, अरे किशना, ये क्या सब्जियां बेचता रहता है? मैंने जंगल के पास बुरांश के बहुत अच्छे पौधे देखे हैं। भाई मैं तो जा रहा हूँ मौलाने, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ बिशना जरूर, इस बार मैं बुरांश भी लगा कर देखूंगा। बिशना किशना को बहला फुसलाकर नदी किनारे एक गुफा में ले गया और उसने बड़ी ही चालाकी से बाहर आकर उस गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब किशना गुफा के अंदर बंद हो चुका था। अंधेरी गुफा में बंद होने के कारण किशना को डर लगने लगा। तभी उसे गुफा के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो झट से गुफा के द्वार के पास अंदर पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया और उसने देखा कि गुफा का द्वार खोलते ही 4 चोर अंदर आते हैं और वो ढेर सारा चोरी किया हुआ माल वहां पर जमा कर जाते हैं। चोरों का सरदार अपने बाकी साथियों से कहता है, चलो अब अगला डाका डालने चलते हैं और कल आकर बाकी सामान भी यहीं छुपा देंगे। चोर जैसे ही सामान छुपाने अंदर जाते हैं, किशना चुपचाप वहां से बाहर आ जाता है और एक पेड़ के पीछे से चोरों को जाते हुए देखता है। चोरों के जाने के बाद वो वहां से भागकर सीधा गांव के पुलिस स्टेशन जाता है
और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस अगले दिन कृष्णा के साथ आकर सभी चोरों को पकड़ लेती है और चोरी का माल भी बरामद कर लेती है। बिश्ना कृष्णा को गांव में जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। कृष्णा गांव के सरपंच से बिश्ना की शिकायत करता है और गांव की पंचायत बिश्ना को गांव से बाहर कर देती है। अब बिश्ना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी और कृष्णा को उसकी ईमानदारी की वजह से पुलिस की तरफ से इनाम भी मिला था और वो फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़े सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है। आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते? हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है। श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो, तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में। हीरे की मिर्ची। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। वो पास ही के शहर में एक होटल में वेटर का काम किया करता था। उससे किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता था, जबकि उसके पास भी बहुत कम ही पैसे थे। लेकिन फिर भी वो अगर किसी को भूखा देखता तो अपने पास से खाना खिला दिया करता था। उसकी इस आदत से होटल के मालिक बहुत परेशान थे। अबे रामू, तू क्या करता है बे? इतना कमाता नहीं है, उतने का तो गरीबों को खाना खिला देता है। देख भाई, मैं तो तुझे मुफ्त में खाना खिलाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 रुपये कमाता हूँ तो 10 रुपये इन गरीबों को खिला देता हूँ। और मैं भला कौन सा आपसे मुफ्त में लेता हूँ? मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। अरे ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। होटल के मालिक और बाकी दोस्तों के समझाने के बावजूद भी रामू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही अपनी सेवा करता रहा। एक दिन गर्मियों की दोपहर को बहुत कम काम होने के कारण वो होटल के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके होटल की तरफ आ रहा था।
वो दिखने में ही बहुत बदहाल, बेहाल और भूखा लग रहा था। उसने रामू को देखकर रामू से कहा, बेटा, कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को और पीने को पानी मिल सकता है? हाँ बाबा, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। रामू ने उसको दरवाजे के पास बिठा दिया और होटल के अंदर से जाकर अपनी आदत अनुसार उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया और पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर आया। उस बुजुर्ग इंसान ने खाना और पानी पीने के बाद रामू का धन्यवाद किया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाके जान में जान आई है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मेरे पास ये कुछ मिर्ची के बीज हैं, अगर तुम्हारे पास खेती लायक जगह है तो इन्हें वहाँ लगा देना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू को वो मिर्ची के बीज देकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन रामू अपने गांव जाकर वो सारे मिर्ची के बीज अपने खेत में लगा देता है और अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी खिड़की से अपने खेत में देखकर हैरान हो जाता है। उसका पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भर गया था, लेकिन उनमें हरी नहीं, हीरे की तरह चमकने वाली मिर्चियां लगी थी। रामू भागकर अपने खेत में जाता है और वो एक मिर्ची तोड़कर उसका स्वाद चखता है। उस मिर्ची का स्वाद बहुत ही तीखा और अच्छा था। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है, हीरे जैसी मिर्चियां। रामू सारी मिर्चियां तोड़कर शहर ले आता है। वो मिर्चियां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी हीरे की मिर्चियां बड़े ही अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगले दिन रामू फिर देखता है कि उसका खेत फिर से हीरे जैसी मिर्चियों से भर चुका था। उसकी मिर्चियों की पूरे शहर में चर्चा होने लगी और बाहर के शहरों से भी व्यापारी उससे मिर्चियां खरीदने आने लगे। और अब हीरे जैसी मिर्चियां रामू के लिए वाकई ही हीरा साबित हुई और धीरे धीरे रामू की इतनी कमाई हुई कि रामू ने होटल खोल लिया और वहाँ पर बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाने लगा। लेकिन उसने गरीबों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं, नेक दिली से कोई भी काम करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। एक गांव में बिस्तु नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास घर के नाम पर एक बांस की बनी झोपड़ी थी। वो जंगल से बांस काट काट कर लाता और शहर में जाकर एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में बेच दिया करता था। एक दिन जब वो शहर से गांव बांस बेचकर आ रहा था, तभी उसने बस में दो लोगों को बात करते हुए सुना कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। वो अगले दिन सीधा गांव के बैंक में गया और उसने वहां पर बैंक मैनेजर से कहा, सर, मैंने सुना है कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। मैं बांस के बहुत अच्छे फर्नीचर बनाना जानता हूँ, क्या मुझे लोन मिल सकता है? हाँ हाँ, जरूर मिल सकता है। सरकार की सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए ही तो है। आप एक काम करो, ये फॉर्म भरवा लो और जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दो। बिस्तु गांव के मुखिया से जाकर वो फॉर्म भरवा देता है और गांव का मुखिया उसका लोन लेने में पूरी मदद करता है। बैंक से लोन लेकर बिस्तु अपने घर के पास ही फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर देता है। वो बड़ी ही मेहनत से जंगल से बांस काट कर लाता और अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाता था। लेकिन उसके हाथ के बनाए फर्नीचर की लागत शहर में मशीन से बनाए फर्नीचर से बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उसका फर्नीचर बहुत कम बिक रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। बैंक का लोन चुकाने की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन जब इसी चिंता में डूबा हुआ वो जंगल से बांस काट कर आ रहा था, तभी उसने किसी जानवर के रोने की आवाज़ सुनी। उसने नदी किनारे जाकर देखा तो एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला दलदल में फंसा हुआ था। बिस्तु ने तुरंत एक बांस आगे किया और उस कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिल्ला दलदल से बाहर आया तो बिस्तु देखकर हैरान हो गया। वो पिल्ला तुरंत एक देव में बदल चुका था, जो देव सोने की तरह चमक रहा था। बिस्तु ने उन देव को प्रणाम किया। बिस्तु को हैरान देखकर उस देव ने उससे कहा, हे वत्स, मैं एक श्राप से श्रापित था। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस बांस से तुमने मुझे निकाला है, ये बांस तुम्हारा बहुत फायदा कराएगा।
जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वो देव वहाँ से गायब हो जाते हैं और बिस्तु उस बांस को अपने गट्ठर में दोबारा बांधकर अपने घर आ जाता है और उस गट्ठर को अपनी फैक्ट्री में रखकर मन ही मन सोचने लगता है, न जाने क्या आशीर्वाद दिया है उस देव ने। ये भला बांस मेरा क्या फायदा करेगा, मेरे पास तो ऐसे बांस बहुत सारे जमा हैं। यही सोचता सोचता बिस्तु सो जाता है, लेकिन वो सुबह उठकर अपनी फैक्ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी पूरी फैक्ट्री और घर सोने की तरह चमक रहा था। वो फैक्ट्री के अंदर जाकर देखता है तो उसका पूरा फर्नीचर सोने का बन चुका था। लगता है ये देव का ही चमत्कार है। क्यों ना मैं सारा फर्नीचर जाकर शहर जाकर बेचूं। ये गोल्डन कलर देखकर तो शहर में मेरा फर्नीचर हाथों हाथ बिक जाएगा। वो जैसे ही अपना फर्नीचर लादकर शहर पहुंचा, तभी अचानक एक सुनार की नजर उसके फर्नीचर पर पड़ी। अरे भाया, ये सोना कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर लाओ इधर। क्या कहा, सोना? हाँ भाया, ये सोना है, सोना। और वो सुनार उससे सारा सोना खरीद लेता है। बिस्तु को बहुत पैसे मिलते हैं और अब सोने के बांस के घर की वजह से बिस्तु की किस्मत चमक चुकी थी। बिस्तु ने उस देव का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहने लगा। जादुई जेल रेस्टोरेंट। एक गांव में भोला नाम का एक रसोइया रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाया करता था। आसपास के सभी गांवों और शहर से लोग उसे अपने शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन जब भोला खाना बनाकर रात को अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसे लूटने लगे। लेकिन भोला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो उन लुटेरों ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। भोला की सेहत काफी अच्छी थी। उन लुटेरों की भोला के आगे एक न चली और भोला ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और वो जैसे ही भोला को चाकू मारने लगा, दूसरा लुटेरा उसके बीच आ गया और वो चाकू उस लुटेरे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। भोला ने उसे बचाने के लिए जैसे ही चाकू बाहर निकालना चाहा, तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने भोला को खून के इल्जाम में पकड़ लिया। अगले दिन भोला को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो भोला ने अपनी बेगुनाही में कहा, जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो अपना बचाव कर रहा था और ये चाकू तो इसके लुटेरे साथियों ने ही से मारा था। लेकिन सभी सबूत भोला के खिलाफ जा रहे थे और जज ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे खुली जेल में रखने की सजा दे दी। भोला जब खुली जेल में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे और वहाँ सभी कैदी सुबह जेल से बाहर काम करने जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। ये देखकर भोला ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और खाना बना लेता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जेल के बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ भोला, जरूर। जेल प्रशासन की मदद से भोला जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बेचने लगता है। जेल हाईवे पे होने के कारण उसका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगता है और उसकी और जेल की काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर जेलर उसकी मदद के लिए और कैदियों को भी उसके साथ काम पर लगा देते हैं और धीरे धीरे भोला का छोटा सा जेल रेस्टोरेंट एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो जाता है और जो भी वहाँ से निकलता है वो कुछ भी खाए बिना नहीं रुक सकता। सभी लोग भोला के जेल रेस्टोरेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाई वाह, यहाँ से निकलते हुए इस जादुई जेल रेस्टोरेंट का खाना खाए बिना जाने का मन नहीं करता। और वो रेस्टोरेंट भोला और जेल के लिए काफ़ी जादुई रेस्टोरेंट साबित होता है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और जो कि भले कामों में लगाई जाती है। छुटमलपुर गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उसका गुजर बसर नहीं होता था। इसीलिए उसने अपने घर में 3 गायें और एक भैंस पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा किया करता था और उनके गोबर को इकट्ठा कर उनके उपले बनाया करता था, जिन्हें बाजार में बेचकर उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी। और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उस पूरे गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। बहुत तेज भूकंप आया
क्योंकि सभी लोग समय पर बाहर आ गए थे। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सभी के घर टूट गए। सभी लोगों के सामने अब यही समस्या थी कि वो रहेंगे कहाँ। अरे मुखिया जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ हाँ मुखिया जी बताइए, अब हम रात को कैसे सोएंगे? और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। सभी गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने उनसे कहा, भाई देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सरकार से गुहार की है, वो जल्द ही हमारे रहने और खाने का इंतजाम करेंगे। और मुखिया के कहने पर सरकारी मदद जल्द ही उनके पास आ जाती है और उन्हें रहने के लिए टेंट, तंबू और खाने के लिए सामान दिया जाता है। सभी गांव वाले सरकार द्वारा दिए गए टेंट और तंबुओं में रहने लगते हैं। सरकार उन्हें जल्द ही उनके मकान बनाने का आश्वासन भी देती है। लेकिन कुछ ही दिनों में भयंकर सर्दियां पड़ने लगती है। लेकिन टेंट और तंबू में रहने के कारण उन लोगों को काफी सर्दी लग रही थी। रतन का परिवार भी सर्दियों से ठिठुर रहा था। लेकिन रतन के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उसके सारे पशु बिल्कुल जीवित और सही सलामत थे। अगले दिन जब वो अपने पशुओं को खाना देने गया तो उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ पास ही गोबर और मिट्टी के साथ कुछ कर रहा था। पापा पापा देखो, मैंने मिट्टी और गोबर का घर बनाया है। देखो देखो कितना अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब पढ़ने जाओ। अपने बेटे के जाने के बाद रतन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक वो मुड़कर देखता है कि उसके बेटे ने वाकई ही मिट्टी और गोबर को मिलाकर एक अच्छा घर बनाया था। अपने बेटे द्वारा बनाए गए खिलौना घर को देखकर रतन के मन में एक आइडिया आता है और अपने घर वाली जगह से सारा मलबा इकट्ठा कर वहाँ पर एक मिट्टी और गोबर का घर बनाने लगता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रतन किसी की नहीं सुनता और वो मकान बनाना जारी रखता है। कुछ ही दिनों में उसका मिट्टी और गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ सरकारी टेंट में नहीं, अपने मिट्टी और गोबर के बनाए घर में रहने लगता है, जो बहुत ही मजबूत और सुविधाजनक था। और बाहर ठंड होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल ही सर्दी नहीं लग रही थी। अब धीरे धीरे पूरे गांव वाले उसका मकान देखने आने लगते हैं और सभी उससे अपने लिए मिट्टी और गोबर का घर बनाने को कहते हैं। और रतन गांव वालों की मदद से धीरे धीरे पूरे गांव के लिए मिट्टी और गोबर के घर बना देता है। सरकारी अफसर जब आकर उसका घर देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और वो उस घर को अप्रूव कर देते हैं। और अब सरकार की ओर से सभी भूकंप पीड़ितों के लिए मिट्टी और गोबर के घर बनाने का काम रतन को दिया जाता है, जिससे उससे काफी पैसे भी मिलते हैं।